हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फ्रेंजी एवोल्यूशन के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे और मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी गालियों की वजह से मुझे ये एपिसोड फिर से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो हमने जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि डुआन ने रिसर्चर टीम और साओ की जिंदगी बचा ली थी, लेकिन उसी टाइम पे रिसर्च टीम के हाथों में ज़ॉम्बी क्रिस्टल लग जाता है जिसको जीन कोर कहा गया है। फिर रिसर्च टीम का डॉक्टर यानी कि हेड डॉक्टर आगे बढ़ता है और वो डुआन से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो अपना नाम जियांग टियानजी बताता है। डुआन जैसे ही उस डॉक्टर का नाम सुनता है तब उसे पता चलता है कि उसकी पास्ट लाइफ के अंदर ये डॉक्टर बहुत ज्यादा अहमियत रखता था इंसानियत को फिर से खड़ा करने के लिए, कि इस डॉक्टर ने सबसे पहले जीन कोर के बारे में पता लगाया था, जिसके बाद इसने जीन कोर की मदद से इंसानों को अवेकन करने की एबिलिटी और डीएनए के बारे में पता लगाया था। और यही नहीं, इसने और भी ज्यादा रिसर्च की और उन जीन कोर से ऑर्डिनरी वेपन बना दिए, जिनकी मदद से जो लोग अवेकन नहीं भी हो पाते थे वो भी उनकी मदद से ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ लड़ सकते थे। और इन सभी चीजों की वजह से ये डॉक्टर काफी ज्यादा फेमस हो गया था। और डुआन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह के डॉक्टर को आमने सामने से मिलेगा। जिसके बाद डुआन डॉक्टर से हाथ मिलाता है। उसी टाइम पे एक रिसर्चर आगे बढ़ता है और वो डॉक्टर को बुला के उन्हें बताता है कि उन्हें बिजली वाले ज़ॉम्बी के अंदर से क्रिस्टल नहीं मिला है, जिससे वो दोनों डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये हरा वाला क्रिस्टल उसे दूसरे ज़ॉम्बी की बॉडी से मिला था। वहीं पे डाजियन और साओ दोनों आगे बढ़ते हैं और वो डुआन को सुकीरा कहते हैं। उसी टाइम पे वो लड़की आगे बढ़ती है और वो बड़े वाले ज़ॉम्बी की बॉडी को जब चेक करती है तब पता चलता है कि उसके अंदर भी क्रिस्टल नहीं था। तो फिर डॉक्टर जियांग इस बात को भी नोट करने लगते हैं कि उन्हें अब इसके ऊपर भी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कुछ ज़ॉम्बीज के पास क्रिस्टल होता है और कुछ के पास नहीं होता है। डुआन को याद आता है कि उसकी वजह से अब डॉक्टर जियांग को और देर लगी थी जीन कोर को ढूंढने के निकालने में, क्योंकि डुआन ने उन दोनों के क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसीलिए वो डॉक्टर की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और वो डॉक्टर को बता देता है कि उसने इस पत्थर को खा लिया था और इस पत्थर को खाने के बाद डुआन को ताकत मिल गई थी। डॉक्टर जियांग उसे कहता है तुम बेवकूफ हो क्या, तुम ऐसे ही कोई चीज खा सकते हो, ये खतरनाक भी हो सकता था। लेकिन डुआन आगे से कहता है कि इसे खाने के बाद हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन इसके बाद जब दर्द चला गया तब मुझे पता चला कि मैं पहले से ताकतवर भी हो गया हूँ। इससे डॉक्टर जियांग इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि जीन कोर के अंदर 30% एनर्जी होती है और 70% वायरस होता है, और अगर वो लोग जीन कोर से 70% वायरस को बाहर निकाल दें तो फिर वो लोग जीन कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद डुआन उन लोगों को ये भी बता देता है कि बॉडीज के अंदर क्रिस्टल होते हैं, लेकिन इन दिनों के अंदर क्रिस्टल इसलिए नहीं थे क्योंकि डुआन ने उन्हें पहले ही ले लिया था। डॉक्टर जियांग डुआन से पूछते हैं तुम काफी ज्यादा समझदार हो क्या, तुम कोई साइंटिस्ट हो क्या। जिस पे डुआन आगे से कहता है कि नहीं, मैं गली का आवारा कुत्ता हूँ, यानी कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। तो फिर डॉक्टर जियांग को डुआन की बातों के ऊपर यकीन हो जाता है और वो पीछे मुड़ के साओ से कहते हैं कि वो जैसे ही वहाँ पे पहुंच जाएंगे तो वो लोग तुरंत रिसर्च को शुरू कर देंगे। हम लोग देखते हैं कि रास्ते के बीच में साओ डुआन से पूछता है कि अगर वो डायरेक्ट जीन कोर को खा लेता है तो फिर क्या वो अपनी पावर को अवेकन कर लेगा। जवाब में डुआन उसे कहता है कि इस बात के 30% चांसेस हैं कि तुम पावर को अवेकन कर लोगे, लेकिन 70% के अंदर तुम ज़ॉम्बी भी बन सकते हो। तुम्हें तब तक वेट कर लेना चाहिए जब तक डॉक्टर जियांग जीन पोशन बना नहीं लेते हैं, नहीं तो तुम ज़ॉम्बी भी बन सकते हो। लेकिन जब डुआन साओ के चेहरे के ऊपर देखता है तब वो हल्का सा निराश था, इसीलिए डुआन उसे पूछता है कि वो इतनी जल्दी अवेकन क्यों होना चाहता है। जिसपे साओ आगे से बताता है कि कमांडर गुआंग कई सारे अवेकनर्स को सीक्रेटली हायर कर रहे हैं और वो कमांडर लू के साथ एक मैचअप करना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि गुआंग उन्हें हरा के पूरी रेफ्यूजी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और वहीं पे कमांडर लू रेफ्यूजीज की मदद कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेल्टर दे सके। लेकिन कुछ ही टाइम बाद शायद गुआंग उनके ऊपर हमला करके पूरी मिलिट्री के ऊपर कब्जा भी कर सकता है। इसीलिए साओ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ताकतवर बनना चाहता है ताकि वो कमांडर लू की मदद कर सके। जिसपे डुआन आगे से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुआंग चाहे जितने चाहे उतने अवेकनर्स को हायर कर दे, लेकिन वो कभी भी लू को हरा नहीं पाएगा। उसे कमांडर लू के ऊपर पूरा यकीन है, क्योंकि डुआन ने पास्ट लाइफ के अंदर कमांडर गुआंग नाम के किसी भी बंदे का नाम नहीं सुना था, उसने सिर्फ कमांडर लू के बारे में ही सुन रखा था। जिसके बाद वो लोग सेंटर तक पहुंच जाते हैं और जब डुआन उस सेंटर को देखता है तब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम मशीन के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी कर रहे थे जिन्होंने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया था। डुआन जैसे ही कार से नीचे उतरता है तब उसकी तरफ एक लड़की आने लगती है जिसका स्कूटर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वो डुआन के साथ ठुकने वाली थी, लेकिन डुआन अपने एक हाथ से स्कूटर को रोक देता है जिससे वो लड़की हवा में उछल जाती है। लेकिन डुआन उसे गोद में कैच कर लेता है, जिसके बाद वो लड़की तुरंत नीचे झुक के डुआन से माफी मांगती है उसकी फालतू की बेशर्मी की वजह से। साओ से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। इस लड़की का नाम लिंगसान है। लिंगसान जैसे ही साओ को वहाँ पे देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि कमांडर लू और इसे लगा था कि साओ मारा जा चुका है क्योंकि वो काफी टाइम से अपना फोन नहीं उठा रहा था।
लेकिन साउ उससे कहता है सवाल का जवाब दो, यहाँ पे क्या कर रही हो। इसपे लिंगसान आगे से बताती है कि यहाँ पे कुछ सेवियर्स आने वाले हैं, इसीलिए वो उनकी देख रेख के लिए यहाँ पे आई है। साउ से कहता है कि चलो ये तो ठीक है, तभी के लिए तुम थोड़ा सा रिसर्चर टीम और डाइजियान के लिए मेडिसिन का इंतजाम करो, इन लोगों को चोट लगी है। साउ वहाँ से जाते हुए डुआन से कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कमांडर लू के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करवा देगा, लेकिन वो जब तक उन लोगों से मिलता है तब तक उसे यहाँ पे शांति से रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे जुआंग का भी काफी ज्यादा राज चलता है, इसीलिए उसके लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद डुआन वहाँ से जाने लगता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी बात तो सही है, मुझे नहीं पता है कि उसके पास कितनी पावर है और मैं उसे हरा भी सकता हूँ या नहीं, इसलिए अभी के लिए शांति से बैठ के सारी चीजों का जायजा लेना ही जरूरी रहेगा। लिंगसन उन लोगों से कहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे रेफ्यूजी लेने के लिए आए हैं उन लोगों को सबसे पहले वायरस चेक का टेस्ट देना पड़ेगा, और डुआन को भी ये टेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि कमांडर लो इसी तरह से काम करते हैं और वो खतरे को बिल्कुल भी नहीं झेलना चाहते हैं। लेकिन जब डुआन वहाँ से चेकअप के लिए जा रहा था तब उसकी मुलाकात लिंगवेन से हो जाती है। डुआन शुरुआत में उसे नहीं पहचानता है, लेकिन जब लिंगवेन उसे अपने बारे में बताती है तब उसे याद आ जाता है और वो लिंगवेन से जिया के बारे में पूछता है, जिसपे लिंगवेन उसे बताती है कि जिया काफी ज्यादा ऊंची पोस्ट पे है जो कि कैंटीन में काम करती है। इसके बाद डुआन चेकअप के लिए जाने लगता है और वो गोल्डी को लिंगवेन के पास ही छोड़ देता है और वो लिंगवेन से ये भी बात कर लेता है कि वो दोनों काम खत्म होने के बाद एक साथ डिनर करने के लिए जाएंगे जिया के साथ। इसके बाद डुआन और बाकी सभी लोग जाके अपना चेकअप कराते हैं, लेकिन चेकअप कराने के बाद एक बंदे के अंदर वायरस मिल जाता है, तो फिर कुछ लोग आते हैं और उसे अपने साथ लेके जाते हैं उसको क्वारंटाइन करने के लिए, लेकिन वो सभी लोग डुआन को भी वहाँ पे रोक लेते हैं और बाकी सभी लोगों को भेज देते हैं। और सभी के जाने के बाद वो लोग डुआन से कहते हैं कि साउ ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि डुआन स्पेशल गेस्ट है, इसीलिए उन लोगों ने डुआन के लिए एक अलग कमरा सा बनवाया है और डुआन वहीं पे रहेगा। इसके बाद डुआन वहाँ पे चला जाता है और वो जिनहुए की फोटो देखते हुए सोचता है कि पता नहीं ये बच्ची कहाँ पे चली गई होगी। उसी टाइम पे हम लोग जिनहुए और उन लोगों को देखते हैं और उन लोगों ने जिनहुए को एक ट्यूब के अंदर डाल रखा था, लेकिन उन लोगों को जिनहुए की बॉडी से वो नहीं मिला था जो वो लोग ढूंढ रहे थे और न ही जिनहुए के उड़ने की कोई उम्मीद थी। डुआन जब अपने रूम के अंदर वेट ही कर रहा था तब वहाँ पे लिंगवेन आती है गोल्डी के साथ, और क्योंकि उन लोगों ने पहले ही डिनर का प्लान बना लिया था इसलिए लिंगवेन डुआन को जिया के पास ले जाने लगती है। रास्ते के बीच में लिंगवेन डुआन को ये भी बता देती है कि गुआंग के कुछ लोग हैं और वो जिया को फोर्स कर रहे हैं उसको साथ ज्वाइन करवाने के लिए, क्योंकि जिया ने हाल ही में अपनी पावर्स को अवेकन किया है और गुआंग अवेकनर्स की टीम को ज्वाइन करवा रहा है, इसीलिए वो लोग जिया को फोर्स कर रहे हैं कि जिया गुआंग की टीम को ज्वाइन कर ले, लेकिन जिया अभी तक मना कर रही थी। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे सायरन बजने लगता है, जिससे लिंगवेन को पता चल जाता है कि वो लोग फिर से जिया को फोर्स कर रहे हैं गुआंग की टीम को ज्वाइन करने के लिए। इस बात से डुआन को काफी तेज गुस्सा आता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि गुआंग का अब जिंदा रहना और भी कम होते जा रहा है, जिसके बाद वो गुस्से में जिया की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हम लोग देखते हैं कि वो लोग जिया के पास फिर से आए थे ये ऑफर लेके कि वो गुआंग की टीम को ज्वाइन कर सकती है, लेकिन जिया उन लोगों को साफ मना कर देती है और कह देती है कि ये तीसरी बार है और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। लेकिन उसी टाइम पे हुआंग और उसका सेक्रेटरी आगे बढ़ते हैं और वो जिया का रास्ता रोक लेते हैं और हुआंग उसे कहता है कि हमने एक साथ काफी टाइम बिताया था, इसीलिए मैं तुम्हें इतना ज्यादा तेल लगा रहा हूँ। वैसे भी अगर तुम गुआंग की टीम को ज्वाइन कर लेती हो तो फिर गुआंग तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। लेकिन जिया आगे से अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी जगह को हिलाने लगती है और उन लोगों से कहती है कि दफा हो जाओ, जिससे हुआंग को समझ में आ जाता है कि जिया की साइकिक पावर्स सच में शक्तिशाली है और वो भारी से भारी चीज को हिला सकती है, इसीलिए कमांडर गुआंग उसको इतनी बेसब्री के साथ अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहता है। हमें पता चलता है कि गुआंग और उसका सेक्रेटरी दोनों ही भाई अवेकन हो चुके हैं और उन दोनों के पास F क्लास की एबिलिटी है, जहाँ पे सेक्रेटरी अपनी बॉडी को स्टील की तरह सख्त कर सकता था और वहीं पे हुआंग के पास फायर एट्रीब्यूट था। जिसके बाद हुआंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जिया के ऊपर फायरबॉल से हमला कर देता है। जिया अभी तक अपनी पावर्स को सही से कंट्रोल नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो अटैक से हिट होने वाली थी। उसी टाइम पे वहाँ पे डुआन आता है और वो आसानी के साथ उनके अटैक को यूं न्यूलीफाई कर देता है। जिसके बाद होने क्या था, हुआंग को पहले से ही डुआन से नफरत थी, इसीलिए वो तीनों आपस में भिड़ जाते हैं। हुआंग डुआन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि आज पुराना हिसाब बराबर कर ही लेते हैं, और वहीं पे डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि वो अपनी एब्जॉर्ब एबिलिटी का इस्तेमाल इंसानों के ऊपर तो कर सकता है, लेकिन वो किसी को मारना नहीं चाहता है, इसीलिए डुआन सिर्फ अपनी 30% पावर का इस्तेमाल करता है और वो स्टील वाले बंदे के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, लेकिन उसकी 30% पावर के साथ ही उसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। इसके बाद वो टप्पा बंदा खाते हुए पीछे जाके गिरता है और उसी टाइम पे डुआन हुआंग के पास आ जाता है और उसे घूरते हुए कहता है कि तुमने हुआंग को क्यों चूज किया, ये तुम्हारे लिए गलत चॉइस थी। जिसपे हुआंग आगे से डुआन
डुआन से माफी मांगने लगता है, लेकिन डुआन उसके ऊपर एक जोरदार घुसा मारता है और उसे भी नॉकआउट कर देता है। इसके बाद डुआन उस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगता है जो कि जिया को अभी फोर्स कर रहा था। वो बंदा डुआन से कहता है कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे हूँ, लेकिन डुआन आगे बढ़ता है और उसका मुंह पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है, लेकिन जिया के मना करने पे वो उसे छोड़ भी देता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और वो डुआन और जिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनसे सरेंडर करने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन डुआन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन लोगों से कहता है कि अगर हिम्मत है तो फिर करके दिखाओ। लेकिन जिया आगे बढ़ती है और वो डुआन को कुछ भी करने से पहले उसे फिर से रोक देती है और उसे कहती है कि अगर वो यहाँ पे कुछ भी करता है तो इसे कमांडर लो को मुसीबत होगी। तो फिर डुआन भी रुक जाता है और वो बातों को समझ लेता है। जिसके बाद वो सभी लोग डुआन और जिया के ऊपर हथकड़ी लगा देते हैं और उन्हें चेम्बर के अंदर ले जाने लगते हैं। उसी टाइम पे डुआन की मदद फिर से लिंगविन और गोल्डी से होती है। तो फिर डुआन गोल्डी से कहता है कि तुम इसी के पास ही रहना और ज्यादा मुसीबत खड़ी मत करना। जिसके बाद वो लोग जिया को तो अलग जेल में भेज देते हैं, लेकिन वो डुआन को एक स्पेशल जेल के अंदर लेके जाते हैं जो कि अंडरग्राउंड अंदर के थी। डुआन ने जिया के साथ पहले ही बात कर ली थी कि वो जब वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो फिर जिया की डुआन की मदद करनी पड़ेगी उसकी छोटी बहन को ढूंढने में, क्योंकि डुआन को ऐसा लगता है कि गुवांग ने उसे पहले ही पकड़ लिया होगा, क्योंकि जिन्युवे ने भी अपनी एबिलिटीज को अवेकन कर लिया है। इसके बाद डुआन जब नीचे जमीन के पास पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसके सामने 6 तगड़े तगड़े से बंदे खड़े थे और डुआन को कमरे के अंदर से खून की भी महक आ रही थी, यानी कि इस जगह पे एनिमीज को टॉर्चर किया जाता था। जिसके बाद वो बंदा आगे बढ़ता है और वो उन 6 से कहता है कि वो लोग डुआन को मार पीट के एक बराबर कर दें और उसके हाथ पैर तोड़ के उसे अपाहिज बना दें। फिर इसके बाद डुआन अपने हाथों को हथकड़ियों से आजाद करता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। 6 के 6 मुस्टंडे एक साथ डुआन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो 6 के 6 डुआन के लिए काफी नहीं थे। डुआन बड़ी आसानी के साथ उन सभी को मसल के रख देता है और उन सभी के उल्टा हाथ पैर तोड़ देता है। जिसके बाद डुआन उस सुपीरियर की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वो सुपीरियर आगे से वायरस को बाहर निकाल लेता है और वो डुआन से कहता है कि डुआन वहीं पे रुक जाए, नहीं तो इस वायरस का असर जिया के ऊपर दिखने लगेगा। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे साव आ जाता है जो कि उस बंदे को फायर कर देता है और उससे कहता है कि उसे इस बार गुवांग भी नहीं बचा सकता है। जिसके बाद साव डुआन के पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि उसे इन सब चीजों को झेलना पड़ा। डुआन उससे कहता है कि मीटिंग के बारे में बात करो, सबसे पहले वही करनी है। जिसके बाद साव उसको कमांडर लू के पास लेके जाता है। डुआन जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो फिर कमांडर लू उसे कहता है कि उन्हें फालतू की बातों के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डुआन अपनी सीट ले और वो लोग डायरेक्टली बात करने वाले हैं। कमांडर लू डुआन से कहते हैं कि उन्हें पहले से ही पता है कि डुआन रेफ्यूजी में क्यों आया है। वो यहाँ पे अपनी बहन को ढूंढने के लिए आया है, जो कि गुवांग की वजह से वो दोनों अलग हो चुके थे। डुआन कहता है कि उन्हें पहले से ही पता है तो फिर उन्हें यह भी पता होगा कि डुआन अपना बदला लेके भी रहेगा। जिसपे कमांडर लू आगे से कहते हैं कि मुझे ये बात पता है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और हम दोनों ही मिलिट्री पर्सन हैं, लेकिन उसका मकसद यहाँ पे लोगों को बचाना नहीं, मॉन्स्टर्स को मारना है, इसीलिए वो पावर को इकट्ठा कर रहा है। और मुझे ये भी पता है कि वो चुपके से कई सारे अवेकनर्स को इकट्ठा कर रहा है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। डुआन पूछता है कि वो लोग उनसे निपटेंगे कैसे। इस पे कमांडर लू आगे से बताते हैं कि उसके पास मिलिट्री की आधी पावर है और साथ ही में वो चुपके से सुपर ह्यूमन टीम को फॉर्म भी कर रहा है, लेकिन उसका ज्यादातर चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट। डुआन आगे से कहता है कि फिर तो उनके पास अच्छा फेवर रहेगा, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों के पास कुछ ऐसा आ जाएगा जिससे नॉर्मल लोग भी अवेकनर वाली पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमांडर लू इसे हैरान हो जाता है और वो डुआन से पूछता है क्या तुमने जो कुछ भी कहा है क्या वो सच में सच है। डुआन आगे से कहता है हाँ, इन तरह के मेटल्स यानी कि ज़ॉम्बी कोर से वेपन बनाए जा सकते हैं जिनको फोर्स वेपन कहा गया है। इनकी मदद से नॉर्मल लोग भी उनका इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज के खिलाफ फाइट कर सकते हैं और इंसानियत इन्हीं की मदद से दोबारा खड़ी हुई थी। जिसे कमांडर लू फिर से हैरान होकर पूछता है कि ये सब कुछ सच है। डुआन आगे के कहता है हाँ। फिर डुआन आगे बढ़ता है और पेन और पेपर लेके उनकी रेसिपी को एक पेपर के ऊपर लिख देता है और उन्हें कमांडर लू को दे देता है और उनसे कहता है कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों के पास भिजवा देना। डॉक्टर जियांग जैसे ही इसे देखेंगे तब उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा और वो शायद से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वेपन्स को भी बनाना शुरू कर देंगे। कमांडर लू को डुआन के ऊपर शक होने लगता है कि ये बंदा जरूर फ्यूचर से आया हुआ है, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है जो उनके पास भी नहीं है। लेकिन वो फिर भी डुआन से कोई भी सवाल नहीं पूछते हैं और बस रेसिपी के बारे में ही पूछते हैं। जिससे डुआन को शांति मिलती है कि कमांडर लू ने उससे इन सभी चीजों के बारे में नहीं पूछा। इसके बाद डुआन अपनी बहन की तस्वीर उनके हवाले करता है। वो जैसे ही उसकी बहन को देखते हैं तब वो आगे से एक टैबलेट को भेजते हैं जिसके अंदर उस समय की रिकॉर्डिंग थी जब सिस्टर यून जिन्युवे को लेके जा रही थी। और कमांडर लू डुआन से कहते हैं कि तुम अपनी बहन को यहाँ पे ढूंढ रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पे होगी गुवांग के साथ। मुझे लगता है कि उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लेके गया है जिसके बारे में हम दोनों ही नहीं जानते हैं। डुआन मिस्टीरियस
मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुन के काफी हैरान हो जाता है और उसे जिन्होवे की चिंता होने लगती है कि कहीं वो खतरे में ना हो, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ के अंदर किसी दूसरे रेफ्यूजी कैंप के बारे में नहीं सुना था। कमांडर लू डुआन से वादा करते हैं कि वो उसकी पूरी मदद करेंगे उसकी बहन को ढूंढ के वापस लाने में। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि हर बार हमेशा जिन्होवे के साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसी टाइम में कमांडर लू आगे से एक बॉक्स को बाहर निकालते हैं और वो बताते हैं कि जीन कोर वाली नीच के बारे में सुनने से पहले उनके पास एक और ट्रम्प कार्ड था जो कि वो गुआंग को हराने के लिए यूज करने वाले थे। डुआन कहता है ट्रम्प कार्ड, जिसके बाद उस बॉक्स को खोला जाता है तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर का क्यूब था। कमांडर लू आगे से जैसे ही चुटकी बजाते हैं तो फिर वो ब्लैक कलर का क्यूब बिल्कुल वेनम की तरह उड़ते हुए जाता है और उनके हाथ के ऊपर कवर हो जाता है, जिससे डुआन काफी शॉक हो चुका था कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हम लोगों को एशियन गॉड सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि ये जो इंसानों वाली सिविलाइजेशन है इसको गॉड्स पीछे छोड़ के चले गए हैं। इंसानी इतिहास के अंदर ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो कि गॉड्स के होने का सबूत होती है, लेकिन इनको सिर्फ लेजेंड ही माना जाता है जो कि गॉड्स के होने का वजूद को दिखावा करते हैं। लेकिन ये सारे इक्विपमेंट इस बात को साबित कर चुके हैं कि गॉड्स सच में हुआ करते थे और उन्होंने इस सिविलाइजेशन को छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इन सभी इक्विपमेंट के अंदर बेमिसाल ताकत होती है जो कि इंसानी सोच से बिल्कुल परे है और इनके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान भी होता है और इंसानों को ये सारी चीजें उस जगह से मिली जब वो लोग इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे और उन जगहों को एशियन गॉड रियून्स कहा गया। कमांडर लू डुआन को बताते हैं कि ये गॉड सिविलाइजेशन का सिर्फ एक इक्विपमेंट है, लेकिन रियून्स के अंदर इस तरह के कई भी हो सकते हैं और इसको गॉड आर्मर कहा गया है। डुआन ने भी अपनी पास्ट लाइफ के अंदर इन तरह की चीजों के बारे में सुन रखा था, लेकिन कभी उन्हें आंखों से नहीं देखा था। डुआन कमांडर लू से पूछता है कि उन्हें हिडन रियून्स के बारे में पता है कि वो जगह कहाँ पे है। कमांडर लू आगे से कहते हैं कि वो यहाँ पे पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं और उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि ये जो हिडन रियून्स वाला प्रोजेक्ट है इसको हमेशा के लिए सीक्रेट रखना। लेकिन वो डुआन को बता देते हैं कि वो पूरी एशियन रियून रेफ्यूजी सेंटर के बिल्कुल नीचे है। डुआन उनसे पूछता है कि यहाँ पे इस तरह के और भी आर्टिफैक्ट हो सकते हैं। इस पे कमांडर लू आगे से कहते हैं कि शायद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एशियन रियून की सिर्फ पहली ही लेयर को खोद के बाहर निकाला है और अभी भी कई सारे लेयर्स बाकी हैं। लेकिन अभी के टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें सेकंड लेयर को पार करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। डुआन को याद आता है कि कमांडर लू ने इसी तरह से शायद गुआंग को पिछली लाइफ के अंदर हराया होगा, क्योंकि उनके पास इस तरह के हिडन आर्टिफैक्ट लग गए होंगे जिनके सामने अवेकनर्स टिक नहीं पाए होंगे। कमांडर लू डुआन से कहते हैं कि वो लोग उनकी मदद चाहते हैं कि डुआन उनकी मदद करे माइनिंग करने के लिए, और जब वो लोग सेकंड लेयर को पार कर लेंगे तो फिर डुआन सेकंड लेयर में से किसी भी एक आर्टिफैक्ट को ले सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके बाद वो दोनों ये डील कर लेते हैं कि डुआन उनकी माइनिंग में मदद करेगा और कमांडर लू डुआन की बहन को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। इसके बाद डुआन साओ के साथ अपने कमरे की तरफ आगे चला जाता है। इधर कमांडर लू डॉक्टर जियांग को कॉल लगाते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पे एक रेसिपी रखी हुई है, आगे इसे ले जाओ। लेकिन डॉक्टर जियांग आ नहीं रहे थे, तो फिर कमांडर लू उसे बताते हैं कि ये रेसिपी डुआन ने लिखी है और उसने कहा था कि तुम इसे जैसे ही देखोगे तो फिर तुम इनसे कुछ अच्छा बना सकते हो। तो फिर डॉक्टर जियांग भागते हुए वहाँ पे चले जाते हैं। कमांडर लू अपने मन के अंदर सोचते हैं कि पहले के टाइम में वो गुआंग और पूरे इस आपदा के साथ नहीं निपट सकते थे, लेकिन डुआन के आने के बाद उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी है और इंसानियत को फिर से एक उम्मीद मिली है कि इंसानियत फिर से खड़ी हो सकती है और इस एपोकलिप्स के खिलाफ लड़ सकती है। फिर जब डुआन बाहर जाता है तब उसको गोल्डी, जिया और लिंगवेन तीनों ही मिल जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों ब्रेकफास्ट करने के लिए कैंटीन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग कमांडर गुआंग को देखते हैं, जिन्हें ये बात पता चल जाती है कि कमांडर लू ने डुआन फे को रिक्रूट कर लिया है और उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि डुआन उसे बदला ले सकता है। इसके बाद गुआंग ये फैसला कर लेता है कि वो कुछ ही दिनों बाद कमांडर लू और डुआन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा और अकेला मिलिट्री के ऊपर कब्जा करेगा। उसी टाइम पे हम लोग बाहर सिक्योरिटी वाले कुछ बॉडीगार्ड्स को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है और वो डर के मारे कांपने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों भागते हुए जाते हैं और अलार्म को बजा देते हैं और पूरे रेफ्यूजी कैंप के अंदर अलार्म बजने लगता है कि सभी लोग रेफ्यूजी छोड़ के बाहर की तरफ निकल जाएं। एक बंदा भागते हुए कमांडर लू को जाके बताता है कि कई सारे ज़ॉम्बीज 15 किलोमीटर दूर हैं और वो उनके रेफ्यूजी कैंप के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहे हैं। कमांडर लोग पूछते हैं कि वो कितने हैं, तो फिर सामने वाला बंदा बताता है कि वहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं जो कि 2 घंटे के अंदर ही रेफ्यूजी कैंप के पास पहुंच जाएंगे और हमला करना शुरू कर देंगे। कमांडर लू को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो फिर वो तुरंत कमांडर गुआंग को कॉल लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें भी हालात के बारे में पता होगा। गुआंग आगे से कहता है कि उसे भी हालात के बारे में पता है और वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो कमांडर लू की सिर्फ एक ही शर्त के ऊपर मदद करेगा कि जैसे ही ये किस्सा खत्म हो जाएगा तो फिर कमांडर लू अपने मिलिट्री की सारी पावर कमांडर गुआंग को दे देंगे, क्योंकि कमांडर लू को अपने रेफ्यूजीज की बहुत ज्यादा चिंता थी, इसीलिए वो उसकी शर्तों को
मान जाते हैं और फैसला करते हैं कि जैसे ही ये ज़ॉम्बी वाला किस्सा खत्म हो जाएंगे तो वो अपनी सारी पावर्स को कमांडर गुआंग के हवाले कर देंगे। कमांडर गुआंग अपने लोगों से कहता है कि वो लोग अवेकनर्स की टीम को ज़ॉम्बीज के साथ लड़ने के लिए भेजें ताकि जितनी जल्दी हो सके ये मामला साफ हो, जिसके बाद वो मिलिट्री के ऊपर कब्जा कर सके। हम लोग देखते हैं कि कमांडर लू अपने लोगों के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये सिचुएशन ये पहली बार हो रहा है कि वो इसका सामना कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इससे जरूर बाहर निकल पाएंगे क्योंकि कमांडर गुआंग अपनी अवेकनर्स की टीम वहाँ पे भेजने वाला है ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करने के लिए। और आखिर में बचे हुए नॉर्मल्स लोग वो सबसे लास्ट लाइन पे रहेंगे और वही सब रेफ्यूजीज की उम्मीद बनने वाले हैं। उन्हें किसी भी कीमत पे रेफ्यूजीज की जान बचानी है और उनके लिए मर मिटना है, उनका यही काम होने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं कि पूरे बेस के अंदर हड़कंप मचा हुआ था और हर कोई इधर उधर भाग रहा था। उसी टाइम पे सौ भागते हुए डुआन के पास आता है और उसे बताता है कि कमांडर लू जैसे ही इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे तो फिर वो अपनी पावर को गुआंग के हवाले कर देंगे और पावर जैसे ही गुआंग के पास आ जाएगी तो फिर वो डुआन के साथ कुछ करने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए सब डुआन को काट देता है और वो उसे कैंप छोड़ के जाने के लिए बताता है, जिसके बाद वो अपने काम से चला जाता है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी ये सारे हालात क्यों हो रहे हैं। उसकी पिछली लाइफ के अंदर उसने 5 लाख ज़ॉम्बीज का सामना बिना किसी दिक्कत के किया था, लेकिन अभी के लिए वो 1 लाख को भी नहीं संभाल सकता है। जिसके बाद हम लोग ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि लगातार कैंप की तरफ आगे बढ़ रहे थे और कई सारे सोल्जर्स उनका मुकाबला कर रहे थे और हेलीकॉप्टर से उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। और वो लोग ज़ॉम्बीज के ऊपर बम, गोला बारूद, RDX सब कुछ गिरा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ज़ॉम्बीज मरने का नाम ही नहीं लेते हैं और लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। वो सभी सोल्जर्स परेशान हो जाते हैं कि इनके ऊपर गन्स और फायर गन्स कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो सभी कैसे उनका मुकाबला करेंगे। उसी टाइम पे वो ज़ॉम्बीज सामने के खड़े लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी कूदता है और एक सोल्जर के ऊपर हमला करने वाला था। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कोई उस ज़ॉम्बी के ऊपर फायर बॉल से अटैक करता है और उसे मार देता है। वहाँ पे गुआंग की अवेकनस टीम आ चुकी थी और वो नॉर्मल सोल्जर से कहते हैं कि वो यहाँ से कट लें क्योंकि ये ज़ॉम्बीज उनके मुकाबले के नहीं है और वही लोग इनका सामना करने वाले हैं। इसके बाद वो अवेकनर्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और एक एक करके कई सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और ये इन लोगों का रियल बैटल होने वाला था कि ये लोग प्रैक्टिस के बाद अब असली में लड़ाई कर रहे थे। ये सभी काफी अच्छे से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हैं और फाइट करते रहते हैं और कुछ छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद इन्हें लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। उसी टाइम पे रास्ते के बीच से एक इवॉल्व ज़ॉम्बी आता है जो कि साइज में बड़ा था और वो एक अवेकनर को बीच से काट देता है और उसे सेंटर से अलग कर देता है। इसके बाद वहाँ पे इसी तरह के कई सारे इवॉल्व ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो कि साइज में काफी बड़े थे। जिससे अवेकनर्स टीम को समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बीज के बीच में भी कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि अवेकन होते हैं और उनके पास एबिलिटीज होती हैं। जिसके बाद दोनों इवॉल्व टीम आपस में भिड़ जाती है और वहाँ पे धमाके होने लगते हैं। हम लोग कमांडर लो और कमांडर गुआंग को देखते हैं जो कि टावर से ये सारी फाइट्स को देख रहे थे। इसके बाद कमांडर गुआंग को भी पता चल जाता है कि उसके 50 अवेकनर्स की टीम मारी जा चुकी है। जिसके बाद वो बचे हुए अवेकनर्स को वापस बुला लेते हैं और कमांडर लो को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी और कमांडर लो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे करो या मरो वाली सिचुएशन हो चुकी है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के साउ से कहते हैं कि वो यहाँ से जाए सीधा माइन वाली जगह पे जहाँ पे वो ज़ॉम्बीज के रास्तों के बीच में माइंस लगा देंगे। जिसके बाद वो सिविलियंस को यहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दें क्योंकि उनकी सेफ्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कमांडर गुआंग अपने मन के अंदर सोचता है कि कमांडर लू ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इस खतरनाक सिचुएशन में भी, इसीलिए वो उसे एडमायर करता है। जिसके बाद अगला सीन 20 मिनट बाद का था। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे ज़ॉम्बीज आते हैं और वो ज़ॉम्बीज के ऊपर मशीन गन से गोलियां, बारूद, मिसाइल्स सब कुछ शूट करने लगते हैं और वहाँ पे तबाही मचा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद ज़ॉम्बी मरने का नाम नहीं ले रहे थे और वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। कमांडर गुआंग कमांडर लू से कहता है कि वो लोग सुनना तो नहीं चाहते हैं लेकिन वो लोग हार चुके हैं और इंसानियत हार चुकी है। कमांडर गुआंग कमांडर लू को मनाते रहता है कि अगर वो लोग यहाँ से वापस निकल जाते हैं तो उनके पास अभी भी अवेकनस बचे रहेंगे और अगर कमांडर लू उसके साथ हाथ मिला लेते हैं तो फिर वो लोग फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। इसीलिए कमांडर लू को यहाँ पे हीरो की तरह मरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमांडर लू उसकी बात नहीं सुनते हैं और वो सामने की तरफ खड़े रहते हैं। साओ भी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये सिचुएशन खतरनाक होते जा रही है। उसी टाइम पे एक ज़ॉम्बी बढ़ता है और सीधा कमांडर लू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कमांडर लू वहाँ से हिलते भी नहीं है। उसी टाइम पे वहाँ पे डुआन आता है और वो ज़ॉम्बी को सेंटर से काट देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कमांडर लू से कहता है कि कमांडर लू बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने कल शाम को ही डुआन के साथ मीटिंग की थी और डील की थी कि वो एक साथ काम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे डुआन को छोड़ के अकेले अकेले ये फाइट लड़ रहे हैं। इसके बाद डुआन कमांडर लू से कहता है कि चिंता न करिए, मैं इन सभी चीजों को संभाल लूंगा और इंसानियत की उम्मीद अभी भी खड़ी रहेगी।
कमांडर लू को चिंता हो रही थी तो डुआन आगे से कहता है कि वो अपनी अभी की ताकत के साथ आसानी के साथ ज़ॉम्बीज़ को हरा सकता है। इसके बाद वो गोल्डी को पकड़ता है और नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। गोल्डी नीचे जाते हुए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने लगता है तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है। इसके बाद गोल्डी अपने पंखों को निकालता है और उड़ना शुरू कर देता है। वह सभी सोल्जर्स गोल्डी को भाई कुत्ते की जगह पे शेर समझ लेते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता है कि डुआन के पास ऐसा पेट भी है जो कि मॉन्स्टर बन सकता है। इसके बाद गोल्डी अपनी फॉर्म में आता है और वो डायरेक्ट ज़ॉम्बीज़ के ऊपर हमला कर देता है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मार गिराता है। डुआन भी गोल्डी के ऊपर से नीचे उतरता है जिसके बाद वो अपनी शॉर्ट्स को लेता है और सामने की तरफ जितने भी ज़ॉम्बीज़ आते जा रहे थे डुआन उन सभी को एकदम कांधे के माफी काट देता है और एक बराबर कर देता है। इसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज़ फिर भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे लेकिन डुआन रुकने का नाम ही नहीं लेता है और वो लगातार हमले करते रहता है और डुआन को समझ में नहीं आता है कितने सारे ज़ॉम्बीज़ कहां से आ रहे हैं लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता है और भाई दोनों हाथों में शॉर्ट को पकड़ता है और चक्री की तरह घूमते हुए सामने की तरफ जितने भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे उन सभी को काटते हुए चला जाता है और जवान इसी तरह से हर तरफ कत्लेआम मचा देता है। लेकिन एक टाइम पे जाके उसके सामने एक स्नेक बीस्ट आ जाता है जिसकी स्किन काफी ज्यादा सख्त थी और वो मुंह से पॉइजन और आग दोनों उगल सकता था। डुआन समझ जाता है कि अगर उसने इस बीस्ट को नहीं रोका और ये अगर रेफ्यूजी तक पहुंच गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसी टाइम पे वो स्नेक बीस्ट अपने मुंह से फ्लेम थ्रोवर आगे की तरफ फेंकता है। डुआन जंप करके उसे डॉज कर लेता है और इसके ऊपर ब्लेड से अटैक करता है लेकिन स्किन सख्त होने की वजह से उसका ब्लेड टूट जाता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी अपने हाथों से डुआन के ऊपर हमला करता है लेकिन डुआन पीछे हटके उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद डुआन वहाँ पे अपनी एब्जॉर्ब एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो सक्सेसफुली उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद डुआन फिर से उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देता है लेकिन इस तरह से बार बार वो अपने हाथों से एब्जॉर्ब एबिलिटी को यूज नहीं कर पा रहा था और काफी अजीब भी था। इसीलिए डुआन अपने ब्लेड्स के अंदर अपनी एब्जॉर्ब एबिलिटी को डाल देता है और उनकी मदद से डुआन जिस किसी भी ज़ॉम्बी को काटता है तो फिर वो एबिलिटी उसकी मदद से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ज्यादा एनर्जी ब्लेड के अंदर डालने की वजह से वो ब्लेड भी क्रैक होने लगी थी यानी डुआन अपनी पूरी ताकत उसके अंदर नहीं डाल सकता था। उसी टाइम पे हम लोग गोल्डी को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा था और सामने की तरफ आग से अटैक करता है। तो फिर बहुत बड़ा अटैक होता है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं लेकिन डुआन समझ जाता है कि अगर गोल्डी इसी तरह से अपनी एनर्जी को बिना किसी दिक्कत के यूज करता रहा तो फिर वो जल्दी थक जाएगा और बेहोश हो जाएगा। कमांडर लू देखते हैं कि डुआन के आ जाने की वजह से कई सारे लोग डरना बंद कर चुके थे। इसके बाद वो सौ से कहते हैं कि अवेकनर्स को यहाँ पे बुला लो, हम लोग फिर से कुछ करने वाले हैं। और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो डुआन को इस खूनी लड़ाई के बीच में अकेला लड़ते हुए नहीं देख सकते हैं, उन्हें कुछ तो करना होगा। वहीं पे हम लोग कमांडर गुआंग को देखते हैं और उन्हें इस बात की चिंता होने लगती है कि डुआन भाई बहुत शक्तिशाली है और वो कुछ ही देर में उसे मार भी सकता है। इसीलिए कमांडर गुआंग वहाँ पे मरने का तो इंतजार कर नहीं सकते हैं। हम लोग गोल्डी को देखते हैं जो वहाँ पे उसी टेक्निक को यूज करने वाला था जिस टेक्निक का उसने लिजार्ड मॉन्स्टर के सामने यूज किया था। हम लोग देखते हैं कि गोल्डी की बॉडी के अंदर से आग जलने लगती है जिसके बाद वो सामने की तरफ उस फायर बॉल को फेंकता है तो फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो सभी लोग इसे देख के हैरान हो चुके थे और वो लोग समझ जाते हैं कि एक RDX बॉम्ब भी इस धमाके का मैचअप नहीं कर सकता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि गोल्डी इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से थक चुका था, इसीलिए गोल्डी फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन उसने कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा था और उन सभी के कोर नीचे पड़े हुए थे जिनको गोल्डी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद उसकी एवोल्यूशन पूरी हो जाती है और उसकी बॉडी की चारों तरफ एक ककून आ जाता है और कुछ ही देर में गोल्डी इवॉल्व होकर बाहर निकलने वाला था। लेकिन आसपास के जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सभी गोल्डी की महक से अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो गोल्डी के ऊपर बहुत जोरों से हमला करने लगते हैं क्योंकि गोल्डी अभी के लिए उनके बहुत बड़ा खाना बन चुका है और गोल्डी जब तक इवॉल्व हो रहा है वो तब तक खुद को बचा भी नहीं सकता है, इसीलिए वो पूरी तरीके से डिफेंसलेस है। इसी वजह से डुआन आगे बढ़ता है और वो गोल्डी के सामने की तरफ से जितने भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे उन सभी को एक एक करके मारते चला जाता है और उन सभी के सामने गोल्डी को आने नहीं देता है। लेकिन इतनी ज्यादा लड़ाई करने की वजह से डुआन भी काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि उसने काफी टाइम से इतनी लंबी बैटल नहीं की थी। लेकिन एब्जॉर्ब एबिलिटी की मदद से वो आसानी के साथ अपनी इंजरीज को फिर से हील कर सकता था। उसी टाइम में डुआन के सामने 3 बड़े बड़े इवॉल्व ज़ॉम्बी आ जाते हैं और ये सिचुएशन उसकी पास्ट लाइफ की तरह थी जहाँ पे डुआन का सामना इन्हीं तरह के ज़ॉम्बीज़ का करना पड़ा था और डुआन मारा गया था। लेकिन उस टाइम में डुआन के पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं था और न ही उसके पास जीने की इच्छा थी। लेकिन इस लाइफ के अंदर अभी भी जिन्युवे उसका वेट कर रही है, इसीलिए डुआन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हार सकता था। इसके बाद डुआन आगे बढ़ता है और 1-2 ज़ॉम्बीज़ को ऐसे ही भाई काट देता है और उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन उसी टाइम पे एक ज़ॉम्बी डुआन के ऊपर पंजे से हमला करने वाला था, लेकिन उसी टाइम पे कोई उसके हाथ के ऊपर हमला करता है और उसे ब्लॉक कर लेता है। डुआन जब पीछे मुड़ के देखता है तब पता चलता है कि वहाँ पे जिया और बाकी सभी लोग आ गए थे डुआन की मदद करने के लिए और वो लोग डुआन
डुआन से कहते हैं कि वो उसे अकेला कैसे लड़ने दे सकते हैं। जिसके बाद जिया अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करती है और वो कई सारी शॉट्स को डुआन के आसपास बिछा देती है। इसके बाद होना क्या था, डुआन उन्हीं वेपन्स का यूज करता है फाइट करने के लिए। हम लोग कमांडर लो को देखते हैं जो कि कमांडर गुआंग से कहते हैं कि वो लोग हारेंगे नहीं, अब मैच उनके फेवर में आ चुका है। लेकिन जब वो पीछे देखते हैं तब गुआंग वहाँ से पहले ही गायब हो चुका था। तभी एक सोल्जर उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि कमांडर गुआंग अपने साथ एक हेलीकॉप्टर लेके गए हैं बैटल फील्ड की तरफ और वो अपने साथ कई सारे डेडली वेपन भी लेके गए हैं। इससे कमांडर लो को काफी चिंता होने लगती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज सामने आके खड़े हो जाते हैं। डुआन पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि जिनके पास अटैक टाइप की एबिलिटी है वो आगे बढ़ के ज़ॉम्बीज को मारना शुरू करेंगे और जिनके पास डिफेंसिव यानी कि बचाव वाली एबिलिटी है वो पीछे मुड़ के ककून की रक्षा करेंगे और ककून को कुछ भी होने नहीं देंगे। जिसके बाद लड़ाई वहाँ पे शुरू हो जाती है। एक तरफ से अवेकनेस की टीम आगे बढ़ती है और वो अपनी अपनी एबिलिटीज का यूज करके ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ रहे थे। दूसरी तरफ से ज़ॉम्बीज बिना कुछ देखे हुए के उनके ऊपर हमला कर रहे थे। गुआंग की अवेकनेस टीम वो सच में काफी ज्यादा लाजवाब थी। वो अपनी एबिलिटीज का बिल्कुल सही से यूज कर रहे थे। एक बंदे के पास एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी थी, वो जिस भी मटेरियल को छुएगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और वो अपने साइज को बड़ा करके पत्थर में बदल जाता है और ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है। उसी टाइम पे एक लड़की आगे बढ़ती है और वो जिन भी ज़ॉम्बीज को छूती है वो सभी फट जाते हैं। इसके पास ऐसे एबिलिटी है जो ये किसी भी चीज को छुएगी तो वो भाई एक्सप्लोड कर जाएगी। उसी टाइम पे एक बंदा अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और वो कई सारे लोगों को बफ देने लगता है उनके वेट को हल्का करके, और वेट हल्का होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। और इस बंदे के पास ऐसी ही एबिलिटी है कि ये किसी भी चीज को अपने वजन से कम कर सकता है। वो बंदा आगे बढ़ता है और वो डुआन की भी बफ देने लगता है उसकी बॉडी और वेपन्स का वेट हल्का करके। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि गुआंग की टीम सच में लाजवाब है। इन सभी को अच्छे से पता है इनकी एबिलिटीज कैसे काम कर सकती हैं और ये पूरे टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद डुआन जिया से कहता है कि वो पीछे मुड़ के ककून और गोल्डी की रक्षा करें। जिसके बाद डुआन ज़ॉम्बीज के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और इतने टाइम में डुआन पूरे रेफ्यूज का हीरो बन चुका था और सभी रेफ्यूजेस उसे हीरो बुला रहे थे। हम लोग देखते हैं कि अवेकनर्स सामने की तरफ आते हुए ज़ॉम्बीज को देख के काफी ज्यादा डर चुके थे क्योंकि सामने कई सारे बड़े साइज में ज़ॉम्बीज थे। लेकिन उसी टाइम पे डुआन आगे बढ़ता है और वो एक ही बार में एक ज़ॉम्बी को बीच से काट देता है। जिससे वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं कि डुआन ने एक ही ब्लो में इतने बड़े ज़ॉम्बी को मार दिया। खैर डुआन उन लोगों से कहता है कि वो लोग पीछे जाके आगे ट्रुप्स को संभाले और वो लोग फायर के ऊपर फोकस करते रहे और रुकेंगे नहीं और वो सामने वाली लाइन को संभालते रहेगा। इसके बाद डुआन सोचता है कि उसकी मेंटल स्पीड धीरे धीरे करके कम हो रही है, उसे बैटल को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद डुआन सामने से आते हुए ज़ॉम्बीज को देखता है और उनके ऊपर हमला कर देता है और डुआन एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए जा रहा था और उन सभी के पॉइंट्स को इकट्ठा कर रहा था। लेकिन डुआन का वेपन उसके साथ टिक नहीं पाता है और उसका वेपन टूट जाता है। फिर डुआन एक ज़ॉम्बी के ऊपर अपनी एब्जॉर्ब एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। डुआन को इस तरह से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ देख के उन अवेकनेस के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। जिसके बाद वो भी अपनी अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं और एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं और वो एक एक करके सही सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए जा रहे थे और उन्हें कुचल देते हैं। इसके 15 मिनट बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके गुआंग आ जाता है जो कि कमांडर लो को बताता है कि वो यहाँ पे डुआन भाई को उड़ाने वाला है। कमांडर लो उसे कहते हैं कि उसे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये पूरा कैंप डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो चुपचाप वापस आ जाए और वो डुआन से कह के कमांडर गुआंग को माफी दिलवा देगा। लेकिन कमांडर गुआंग आगे से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और वो यहाँ पे डुआन भाई को उड़ा देंगे, जिसके बाद वो मिलिट्री के ऊपर कब्जा कर लेंगे और कमांडर लो को अपना वादा पूरा करना पड़ेगा कि वो जैसे ही इस संकट से बाहर निकल जाएंगे तो फिर कमांडर लो उसे पूरी ताकत दे देंगे मिलिट्री की। एक अवेगनर अपनी एबिलिटी से देख के बताता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर गुआंग है। इसके बाद गुआंग कई सारी मिसाइल्स के साथ डुआन के ऊपर हमला कर देता है। वो सारी मिसाइल्स डुआन के ऊपर डायरेक्ट गिरने वाली थी और डुआन उन्हें डॉज नहीं कर सकता था। उसी टाइम पे जिया अपनी साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और वो मिसाइल्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एबिलिटी अभी तक इवॉल्व नहीं हुई थी और वो मिसाइल्स को रोक नहीं पाती है और डायरेक्ट मिसाइल जाके डुआन के ऊपर गिरती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि डुआन मारा जा चुका है। इसके बाद कमांडर गुआंग अवेगनर से कहता है कि वो लोग यहाँ पे जीतने के लिए आए थे, इसीलिए वो जीतने वाले थे और कमांडर गुआंग ने ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उन सभी मिसाइल्स को फेंका है और उनका हीरो एक सेक्रीफाइस के तौर पे मरा है। जिया उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि गुआंग ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, उसने जानबूझ के डुआन फई को मारा है, लेकिन कोई भी उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकता है। कमांडर लो भी आगे से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और वो डुआन की बात को लेके काफी उदास थे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज के साथ साथ आग के अंदर से डुआन भी बाहर निकलता है। डुआन आगे से कहता है कि वो गुआंग को छोड़ने वाला था जब उसे पता चला था कि उसने जिनवे को नहीं लिया है, लेकिन क्योंकि गुआंग ने उसे फिर से मारने की कोशिश की है, अब तो गुआंग नहीं बचने वाला है, भले ही उसका रिलेशनशिप कमांडर लो के साथ क्यों ना हो। हम
हम लोग देखते हैं कि गुआंग उन लोगों से कहता है कि जो कोई भी डुआन को मारेगा गुआंग उसे बहुत ज्यादा पैसे और रिस्पेक्ट देगा। लेकिन कोई भी डुआन के ऊपर हमला करने के लिए कहाँ पे आगे बढ़ रहा था, किसको भाई अपनी मौत से टक्कर लेनी है। जिसके बाद डुआन कई सारे ज़ॉम्बीज़ को यूं ही मार देता है और डायरेक्ट हेलीकॉप्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो एक ही झटके में गुआंग की गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। गुआंग आखिरी टाइम में भी डुआन के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें यहाँ का लीडर बना दूंगा। डुआन उसे कहता है कि अगर ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं तो फिर ठीक है। जिसके बाद वो गुआंग को मार देता है और सक्सेसफुली नीचे उतर आता है। नीचे आने के बाद डुआन जिया से कहता है कि शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जिया उससे पूछती है कि मैंने कैसे तुम्हें बचाया। इस पे डुआन बताता है कि जब उसने साइकिक एबिलिटी का यूज किया था तो कुछ टाइम के लिए मिसाइल्स रुक गई थी और उसी टाइम में डुआन कई सारे बड़े ज़ॉम्बीज़ के पीछे जाके छुप चुका था, इसीलिए डुआन अपनी जिंदगी बचा पाया। जिया उसे कहती है फिर तो ठीक है। इसके बाद डुआन ज़ॉम्बीज़ के सामने खड़ा हो जाता है और बचे हुए लोगों से कहता है कि रेफ्यूजी उनका घर है, इसीलिए वो लोग किसी भी कीमत पे रेफ्यूजी की रक्षा करके ही रहेंगे, भले ही चाहे उन्हें अपनी जिंदगी ही क्यों ना देनी पड़े। इसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि डुआन अभी भी उन्हीं की साइड है। इसके बाद डुआन वहाँ पे फिर से फाइट करना शुरू करता है और वो कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए जाता है। उसी टाइम पे कई सारे अवेगनर्स भी वहाँ पे फाइट करते हुए जा रहे थे और वो गोल्डी के आसपास एक बैरियर भी बना देते हैं। डुआन ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि वो यहाँ पे हार नहीं सकता है, नहीं तो रेफ्यूजी के साथ साथ गोल्डी भी मारा जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे डुआन की शॉट बीच से टूट जाते हैं और उसके ऊपर दो अवेगनर्स हमला करने वाले थे। लेकिन उसी टाइम पे जिया अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और वो शॉट को डुआन की तरफ फेंक देती है। डुआन उसे हवा में ही कैच कर लेता है और वो एक ही बार में दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार गिराता है। उसी टाइम पे हम लोग गोल्डी वाली साइड को देखते हैं तो कोई चीज जमीन से उनकी तरफ आ रही थी। वो एबिलिटी एब्जॉर्ब करने वाला बंदा जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करता है और वो जमीन के ऊपर घुसा मार के उसे रोक भी देता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने सक्सेसफुली उसे रोक दिया। उसी टाइम पे डुआन उनसे चिल्ला के कहता है कि अपने पैरों के नीचे देखो। हम लोग देखते हैं कि जमीन को चीरते हुए कोई मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि गोल्डी के ककून को निकल जाता है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये बीस्ट असल में एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर था। हम लोग देखते हैं कि क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के बाहर से उसी तरह की एनर्जीज बाहर निकलने लगती हैं जैसे कि गोल्डी के अंदर से निकलती थी और उसकी पीठ पे दो पंख भी आ जाते हैं और उसका साइज बड़ा होने लगता है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सारी पावर्स गोल्डी की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस मॉन्स्टर ने गोल्डी की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या मैं ऐसे ही इसी तरह से अपने लोगों को मरता हुआ देखूंगा? पहले जिन हुए अब गोल्डी, शायद से मुझे गोल्डी की जगह पे मर जाना चाहिए था। और डुआन इन सभी चीजों को सोच ही रहा था। लेकिन उसी टाइम पे डुआन को वहाँ से गोल्डी की आवाज आती है। हम लोग देखते हैं कि गोल्डी ने उस मॉन्स्टर के निकलने से पहले ही खुद को ककून से बाहर निकाल दिया था और गोल्डी ने उसकी भी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और गोल्डी बाहर आता है। डुआन उसे देख के खुश होता है और कहता है कि ऐसे डराया मत करो। जिसके बाद वो सभी लोग फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और फाइनल बैटल शुरू होने वाली थी। फिर डुआन गोल्डी के ऊपर बैठ जाता है और उन लोगों से कहता है कि वो लोग पीछे रुक के रेफ्यूजी कैंप की रक्षा करें। डुआन और गोल्डी आगे जाके ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं और आखिरी लाइन को खत्म करते हैं। डुआन गोल्डी से कहता है कि अब वो ई लेवल का मॉन्स्टर बन चुका है, इसीलिए अब बारी उसकी है और वो आसानी के साथ ज़ॉम्बीज़ को डिफीट कर सकता है और उसके चमकने की बारी आ चुकी है। गोल्डी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और सामने जाके कई सारे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अपनी आग से हमला करता है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। गोल्डी साथ ही में अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक काऊ मॉन्स्टर आ जाता है जिसके पास पावर थी और साथ ही में उसका डिफेंस हाई था और वो गोल्डी की पूंछ को पकड़ लेता है और उसे हिलने नहीं देता है। गोल्डी अपनी पूंछ को छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन वो काऊ डीमन उसे छोड़ ही नहीं रहा था। इसके बाद गोल्डी अपनी फ्लेम थ्रोवर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इसके बावजूद उस बुल डीमन को कुछ भी नहीं होता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। काऊ मॉन्स्टर फिर से खड़ा होता है और वो गोल्डी के ऊपर हमला कर देता है। गोल्डी भी अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है और उस काऊ डीमन को पकड़ लेता है। जिसके बाद गोल्डी अपनी स्ट्रेंथ को दिखाता है और वो काऊ डीमन को नीचे दबा देता है। जिसके बाद वो उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पे सभी ज़ॉम्बीज़ को देखता है। जिसके बाद वो अपने मुंह के अंदर फिर से आग को इकट्ठा करने लगता है। वो सभी लोग देखते हैं कि गोल्डी ऊपर गया है तो फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि वो नीचे की तरफ धमाका करने वाला है और सभी अवेकनर्स अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद गोल्डी अपने मुंह में रखी हुई आग को नीचे की तरफ फेंकता है तो फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो सभी लोग अपने मन के अंदर बस यही सोचते हैं, अच्छा हुआ गोल्डी उनकी साइड पे है, नहीं तो अगर वो उनका एनिमी होता तो वो लोग कब का राख बन चुके होते हैं। गोल्डी इसी तरह से अपने मुंह से आग को फेंकते रहता है और जितने भी ज़ॉम्बीज़ नीचे की तरफ थे वो एक एक करके उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए जा रहा था और कुछ ही मिनटों बाद गोल्डी ने पूरी तरीके से सारे ज़ॉम्बीज़ को सफाया कर दिया था और इस मैच को जीत लिया था। वो सभी लोग खुशियां मना ही रहे थे कि डुआन ने हरा दिया और गोल्डी जीत चुका है। उसी टाइम पे गोल्डी के ऊपर भाई 3 तीरों से हमला करता है। वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन गोल्डी ने मुश्किल से ही
ही उन्हें डॉज कर पाया था, लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। डुआन को समझ में नहीं आता है कि ये हमला कब किसने किया है, और जब वो अपनी साइड में देखता है तब वहाँ पर से एक ज़ॉम्बी गर्ल आ रही थी। इसका लेवल F था और इसके पास म्यूटेशन था। ये बैट से बनी हुई है और इसके जितने भी अटैक्स होंगे उन सभी के अंदर जहर होगा। डुआन को समझ में नहीं आता है कि अचानक से ज़ॉम्बी लॉर्ड यहाँ पे कैसे आ सकता है। उसी टाइम पे एक अवेकनर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। डुआन उसे समझाता भी है कि तुम उसके लेवल के नहीं हो, लेकिन उसे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था। उसी टाइम पे वो ज़ॉम्बी गर्ल उसके ऊपर हमला करती है और उसे एक ही झटके में मार देती है। जिसके बाद वो बाकी सभी अवेकनर्स को घूर के देखती है, जिससे वो सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। डुआन देखता है कि गोल्डी के ऊपर पॉइजन का असर हो चुका था और वो हिल नहीं पा रहा था। इसीलिए डुआन उसे कहता है कि तुम यहीं पे रुको, नहीं तो तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा पॉइजन का असर होते रहेगा। जिया डुआन से कहती है कि वो भी उसके साथ चलना चाहती है, लेकिन डुआन उसे कहता है कि ये बेफालतू होगा। अगर हम दोनों जाएंगे तो दोनों मारे जाएंगे। मेरे पास प्लान है, मैं उसे हरा सकता हूँ। दरअसल डुआन अपनी एब्जॉर्ब एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाला था अगर वो काम करे। इसके बाद डुआन अपनी ब्लेड्स को लेता है और वो ज़ॉम्बी गर्ल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी गर्ल अपने पंखों का इस्तेमाल करती है और वो अटैक को आसानी के साथ डॉज कर लेती है। जिसके बाद वो भी अपने पंखों की मदद से डुआन के ऊपर हमला करती है, तो डुआन को डॉज और ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, जबकि ज़ॉम्बी गर्ल ने अपनी पूरी ताकत का भी यूज नहीं किया था। लेकिन उसी टाइम पे डुआन की आंखें फिर से ब्लरी होने लगती हैं और वहाँ पे एवोल्यूशन ट्री अपीयर होता है। इसके बाद ज़ॉम्बी गर्ल जब डुआन के ऊपर हमला करने वाली थी तो फिर डुआन उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो एब्जॉर्ब एबिलिटी का यूज करता है। ज़ॉम्बी गर्ल जैसे ही उस एबिलिटी को देखती है तो वो तुरंत डुआन से अपना हाथ छुड़ा लेती है। सिस्टम डुआन को बताता है कि अपोनेंट कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है, इसीलिए एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए 1 मिनट तक उसे अपोनेंट के हाथ को पकड़ना पड़ेगा। डुआन को अब फिर से चिंता होने लगती है कि उसके ऊपर एक और सरदर्द बढ़ गया। वो ज़ॉम्बी गर्ल को छू तो पा नहीं रहा है, उसके 1-7 मिनट तक कांटेक्ट कैसे करेगा। लेकिन इसके बावजूद वो अपने हाथों पे एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और वो बार बार ज़ॉम्बी गर्ल के ऊपर हमला करते रहता है। ज़ॉम्बी गर्ल भी बार बार उसके अटैक्स को डॉज करती रहती है और वो पूरी कोशिश करती है कि वो जुआन के साथ ज्यादा टच न करे। इसके बाद ज़ॉम्बी गर्ल डुआन के ऊपर हमला करती है तो फिर डुआन उसे डॉज तो कर लेता है, लेकिन वो काफी पीछे खिसक जाता है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो कॉन्टैक्ट को कैसे बनाएगा। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी गर्ल अपनी पावर्स को रिलीज करती है तो फिर वहाँ पे कई सारे बैट्स आ जाते हैं जो कि उसी की पावर से बने हुए थे। वो सारे चमगादड़ उड़ते हुए उन लोगों के पास जाते हैं और गोल्डी और बाकी सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो चमगादड़ जैसे ही किसी एक बंदे को काटते हैं तो उसकी बॉडी से सारी एनर्जी निकाल ली जाती है, जिसको वो ज़ॉम्बी गर्ल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। गोल्डी और कुछ लोग वहाँ पे बैरियर बना लेते हैं जिसकी मदद से वो लोग खुद को बचा रहे थे, लेकिन डुआन को समझ में आ चुका कि ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं और वो चमगादड़ का भी यूज कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। हम लोग देखते हैं डुआन अपनी शॉट को उठाता है और ज़ॉम्बीज और बैट्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन जुआन के पास ज्यादा मेंटल स्पिरिट नहीं बची हुई थी, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला था ज़ॉम्बी गर्ल के ऊपर हमला करने के लिए। इसके बाद डुआन अपनी शॉट के अंदर एब्जॉर्ब एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और उसी के साथ ज़ॉम्बी गर्ल के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन जब जुआन सामने से हटता है तो फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। सभी लोगों को लगता है कि ज़ॉम्बी गर्ल मारी गई, लेकिन जब धुआं हटता है तब हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी गर्ल ने अटैक को ब्लॉक कर लिया था और उसने शॉट को अपने हाथों से रोक लिया था और उसके गाल के ऊपर बस हल्का सा स्क्रैच ही पड़ा था। ज़ॉम्बी गर्ल डुआन के ऊपर किक से अटैक करती है, लेकिन डुआन उसे ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद डुआन अपनी स्पीड का फायदा उठा के ज़ॉम्बी गर्ल के ऊपर पीछे से हमला करने वाला था, लेकिन ज़ॉम्बी गर्ल के कान काफी ज्यादा तेज थे और उसे पता चल जाता है कि जुआन उसके ऊपर पीछे से हमला करने वाला है, इसीलिए वो अपने पंखों का यूज करती है और वो डुआन के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। डुआन इसी तरह से उसके ऊपर हमला करते रहता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे किस बात की चिंता है, क्या उसे मारने से डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो इस ज़ॉम्बी को नहीं हरा सकता है तो फिर जेन्युवे को बचाने के बारे में तो भूल भी जाओ, वो तो एक सपना रह जाएगा। मेरे पास एवोल्यूशन ट्री होने के बावजूद मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ उसी तरह रहेगी जैसे कि पहले थी। हम लोग देखते हैं कि एवोल्यूशन ट्री जाग उठता है और वो फिर से अपनी पावर को यूज करने लगता है। ज़ॉम्बी गर्ल ने डुआन का हाथ पकड़ रखा था तो इस बार डुआन उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी गर्ल को उठा के नीचे पटक देता है और अब डुआन के ऊपर एवोल्यूशन ट्री हावी हो चुका था। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी गर्ल अपने पंखों को यूज करती है डुआन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन डुआन उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी गर्ल के पंखों को उखाड़ लेता है, जिससे ज़ॉम्बी गर्ल दर्द में चीखने लगती है। फिर एवोल्यूशन ट्री डुआन की पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है और वो उसके अंदर ग्रो रहता करता है और वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो रहा था लगातार। हम लोग देखते हैं डुआन को जब होश आता है तब वो फिर से एवोल्यूशन ट्री के पास पहुंच चुका था। डुआन जब अपने सामने देखता है तब उसके सामने एक बहुत बड़ा नीला पेड़ था, जिसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही थी जो कि किसी इंसान या फिर बच्चे का शेप ले लेती है। डुआन उससे पूछता है कि मैं
तो फाइटिंग कर रहा था, यहाँ पे कैसे आ गया। लेकिन वो बंदा या फिर एवोल्यूशन ट्री आगे से बस इतना ही कहता है कि डुआन को लगातार इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, वो फेल नहीं हो सकता है। इसके बाद कई सारी बेली जाती हैं और वो डुआन को पकड़ लेती हैं। उसी टाइम पे हम लोग ज़ॉम्बी गर्ल को देखते हैं जो कि डुआन के ऊपर फिर से हमला करने वाली थी और वो डुआन से कहती है कि वो उसके चिथड़े उड़ा देगी। लेकिन डुआन के ऊपर भाई एवोल्यूशन ट्री पूरी तरीके से हावी था और वो आसानी के साथ अटैक को डॉज करता है और ज़ॉम्बी गर्ल के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वो लड़खड़ाते हुए पीछे जाके गिरती है। ज़ॉम्बी गर्ल फिर से खड़ी होती है कि डुआन उसके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके मुंह के ऊपर फिर से जोरदार घूंसा मारता है। लेकिन ज़ॉम्बी गर्ल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो कई सारे सरियों को डुआन की बॉडी के आर पार कर देती है। हम लोग देखते हैं कि जिया के ऊपर भी एवोल्यूशन ट्री कंट्रोल करता है और वो उसकी साइकिक पावर्स को यूज करवा के डुआन की तरफ एक तलवार को फिकवा देता है। उधर ज़ॉम्बी गर्ल कुछ आगे कर पाती उससे पहले ही डुआन शॉट को पकड़ लेता है और ज़ॉम्बी गर्ल के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। जिसके बाद डुआन अपने सीने के अंदर से सरियों को बाहर निकालता है और शॉट को पकड़ के ज़ॉम्बी गर्ल के ऊपर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी गर्ल हैरान होकर अपने मन के अंदर सोचती है कि डुआन को तो अभी दर्द में चिल्लाना चाहिए था, लेकिन वो फिर से हील हो गया है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद डुआन ज़ॉम्बी गर्ल के ऊपर हमला कर देता है और साथ ही में सिस्टम ग्रीन एनर्जी का यूज करते हुए जुआन की चोटों को हील भी करते हुए जा रहा था। ज़ॉम्बी गर्ल डुआन के साथ फाइट करते रहते हैं और उसे धीरे धीरे डुआन के अंदर से निकलता हुआ ऑरा महसूस होता है और वो डुआन से डरने लगती है। इसके बाद वो पीछे बचते बचाते हुए चट्टान के पास आ जाती है और भागने की कोई भी जगह नहीं बचती है। तो फिर वो अपने मुंह से किसी तरह का स्मोक बाहर निकालने लगती है, लेकिन उसी टाइम पे एक सरिया उड़ते हुए आता है जो कि उसके हाथ में धंस जाता है और वो भाग नहीं सकती थी। डुआन भी उसी के पास आ जाता है तो फिर ज़ॉम्बी गर्ल उसके ऊपर हाथ से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन डुआन उसके दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और वो उसे दीवार में लगा देता है। उसी टाइम पे डुआन अपने हाथ को पीछे करते है तो फिर जिया फिर से बिना किसी दिक्कत के डुआन की तरफ शॉट को फेंक देती है। लेकिन जिया अपने मन से ये सब कुछ नहीं कर रही थी। वो सभी लोग भी जिया से कहते हैं कि जिया डुआन के साथ बहुत अच्छा मैचअप कर रही है, जैसे कि वो दोनों बहुत पुराने टीममेट हो। हालांकि जिया को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो खुद से ये सब कुछ नहीं कर रही थी, कोई अननोन फोर्स थी जो कि जिया से मजबूर करवा रही थी कि वो डुआन की मदद करे। उधर गोल्डी को भी एवोल्यूशन ट्री महसूस हुआ था और उन दोनों को ही पता चल जाता है कि डुआन को कुछ हो गया है, अब वो पहले वाला डुआन नहीं रहा है। इसके बाद डुआन अपने हाथों में रखी हुई शॉट को ज़ॉम्बी गर्ल के हाथों के अंदर फंसा देती है, जिससे ज़ॉम्बी गर्ल अब जीसस की तरह दीवार में लटक चुकी थी। इसे ज़ॉम्बी गर्ल चिल्लाने लगती है, लेकिन डुआन उसके मुंह को पकड़ता है और एब्जॉर्ब एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और पूरे 1 मिनट बाद वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी गर्ल की पावर्स को एक्टिवेट करके एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़ॉम्बी गर्ल बिल्कुल सूख जाती है। जिसी के साथ वहाँ पे सवेरा हो जाता है और उन लोगों ने इस खूनी लड़ाई को जीत लिया था। लेकिन डुआन को जैसे ही होश आता है यानी कि एवोल्यूशन ट्री हटता है तो फिर वो तुरंत बेहोश हो जाता है। सभी लोग चिल्लाते हुए डुआन के पास आते हैं और कहते हैं कि मेडिकल सप्लाई लेके आओ। हम लोग देखते हैं कि डुआन अभी भी एवोल्यूशन ट्री के अंदर फंसा हुआ था और वो चलते हुए चला जा रहा था, तभी उसके सामने अचानक से जिनोवे आ जाती है। डुआन जैसे ही अपनी बहन को वहाँ पे देखता है तो फिर वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कई सारे बेले आती हैं जो कि डुआन को एक ही जगह पे जकड़ लेती हैं और डुआन चीखते हुए जिनोवे से कहता रहता है कि वो वहीं पे रुके। डुआन उसकी मदद करने के लिए आ रहा है, लेकिन जिनोवे वहाँ पे धीरे धीरे करके गायब होने लगी थी और वो गायब होते हुए डुआन से कहती है कि वो रुक नहीं सकती है, वो उसका इंतजार करेगी, इसीलिए डुआन को ताकतवर होना पड़ेगा ताकि वो उसकी मदद कर सके। इसके बाद जिनोवे वहाँ से गायब हो जाती है। बेसिकली ये एवोल्यूशन ट्री का बनाया हुआ छलावा था जो कि डुआन को ये याद दिलाएगा कि उसे ताकतवर होने की जरूरत है। इसके बाद डुआन को असली जिंदगी में होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। डुआन जैसे ही उठता है तो फिर वो डायरेक्ट एवोल्यूशन ट्री के पास जाता है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पे अंडर होता है तो फिर उसके सामने कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं और उसे बता रहे थे कि उसे नई इन्फॉर्मेशन मिली है और उसे चेक करना पड़ेगा। इससे डुआन काफी परेशान हो जाता है कि उसे काफी टाइम लगने वाला है। अगला सीन 30 मिनट के बाद का था और डुआन ने सारे नोटिफिकेशंस को पढ़ लिया था। उसने जो कल ज़ॉम्बीज के अंदर फाइट की थी इसकी वजह से उसे कई सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे, करीब 1 लाख के आसपास, और कई सारे एबिलिटी फ्रेगमेंट भी मिले थे जो कि बहुत ज्यादा थे, लेकिन ज्यादातर उनमें से F क्लास के थे जो कि इतने यूज के नहीं थे। और उसने जो ज़ॉम्बी गर्ल को मारा था तो फिर उसे स्पेशल रेजर मिला था और जब डुआन उसको खोलता है तब उसके अंदर से यूनिवर्सल एबिलिटी फ्रेगमेंट निकलते हैं जो कि 20% थे, यानी वो किसी भी एक एबिलिटी फ्रेगमेंट का 20% पूरा कर सकते हैं। हालांकि डुआन हल्का सा निराश था क्योंकि उसे लगा था कि अगर
अगर वो इन सभी पॉइंट्स और एबिलिटी फ्रेगमेंट का यूज करेगा तो फिर वो ई लेवल का इवॉल्वर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसीलिए डुआन उन सभी पॉइंट्स का यूज करता है अपने एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने के लिए, और वो अपने सभी एट्रीब्यूट्स को हल्का हल्का बढ़ा लेता है, जिसके बाद वो एवोल्यूशन ट्री से बाहर निकल आता है। हम लोग देखते हैं कि शाम का टाइम डुआन खिड़की के पास बैठा था। उसी टाइम पे वहाँ पे जिया आती है और वो डुआन को हीरो कह रही थी। डुआन उससे कहता है कि ऐसे बातें मत करो, मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ। जिसपे जिया उसे बताती है कि रेफ्यूजी वाले डुआन को तो वॉर गॉड भी कहने लगे हैं, हीरो तो नया वर्ड है। हम लोग कहते हैं कि डुआन उसे कहता है कि ये सभी हीरो शब्द मेरे लिए वाकिफ नहीं है। जो अपनी खुद की बहन को न बचा सके वो कैसा हीरो बन सकता है। लेकिन जिया इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो डुआन को बताती है कि वो पिछले 3 दिनों से लगातार सोते हुए आ रहा था और कमांडर लू हर दिन उससे आके मिलते थे। इसके बाद जिया को ये भी पता चल जाता है कि डुआन यहाँ से जाने वाला है। इस पे डुआन उसे कहता है कि हाँ, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ ताकि मैं खुद को और ज्यादा ताकतवर बना सकूं और साथ ही में ये भी पता लगा सकूं कि मेरी बहन अभी कहाँ पर है। फिर हम लोग देखते हैं कि डुआन सीधा जाके कमांडर लू से जाके मिलता है और उनसे डायरेक्ट पूछता है कि जिन पोषण के बारे में क्या हाल है। इस पे कमांडर लू उसे बताते हैं कि जब वो खूनी लड़ाई लड़ रहा था तब रिसर्च लैब वालों ने जीन पोषण बस बना ही लिया है, बस थोड़ा ही काम बाकी है। इसके बाद कमांडर लो को भी पता लग जाता है कि डुआन यहाँ से जाने वाला है। डुआन आगे से बताता है कि वो ये जगह छोड़ के जाने वाला है ताकि वो खुद को शक्तिशाली और अपनी बहन के बारे में पता लगा सके, और डुआन यहाँ से डायरेक्ट किंचुआन जाने वाला है। किंचुआन का नाम जैसे ही कमांडर लो सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डुआन से पूछते हैं क्या वो सच में वहाँ पे जाना चाहता है। दरअसल किंचुआन वो पहली जगह थी जहाँ पे भाई मिटियोर गिरा था, और जब से वहाँ पे मिटियोर गिरा है तो फिर वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है और कोई भी वहाँ पे जाने के बारे में नहीं सोचता है, और जितने भी वहाँ पे गए हुए हैं वो दोबारा लौट के कभी भी नहीं आए हैं। डुआन आगे से कहता है कि वो वहाँ पे पक्का जाने वाला है और उसका इरादा नहीं बदलेगा। दरअसल डुआन की पास्ट लाइफ के अंदर किंचुआन के अंदर भी एक रियून थी, इसीलिए डुआन को वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। शायद से वहाँ पे कोई अच्छी आइटम मिल जाए जो डुआन के काम में आ सकती है। हम लोग देखते हैं कमांडर लो को जैसे ही पता चल जाता है कि डुआन जाके ही रहेगा तो फिर वो रिसर्च लैब को कॉल लगाते हैं और उनसे बात करते हैं, और 5 मिनट बाद वो डुआन से कहते हैं कि वो उनके साथ कहीं पे चले। दरअसल कैप्टन लू ने डॉक्टर जियांग से कहकर डुआन के लिए एक खास तरह का इक्विपमेंट बनाया था, क्योंकि वो लोग अपने वॉर गार्ड को ऐसे थोड़ी ना जाने दे सकते हैं खाली हाथ। इस पे डुआन आगे से कहता है ठीक है, वो फिर वो खुशी खुशी उस चीज को रख लेगा। हम लोग देखते हैं कि जब डुआन रिसर्च लैब की तरफ जा रहा था तब रास्ते के बीच में वो देखता है कि वहाँ पे लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। दरअसल जैसे ही जीन पोषण रेडी हो जाएगा तो फिर उसको लेने वाले बहुत कम ही लोग होंगे, इसलिए लेवल को मापा जा रहा था। दरअसल कमांडर लू ने वहाँ पे 3 तरह की टीम को डिसाइड किया था, जिनमें से पहले यूनिट तो वो यूनिट होगी जो कि सेफ्टी के ऊपर ध्यान देगी, यानी कि वो रेफ्यूजीज की मदद करने के लिए होंगे। सेकंड यूनिट कुछ तरह के स्पेशल्स होंगे जो कि हंटिंग और सेफ्टी दोनों के ऊपर ध्यान देगी। लेकिन जो तीसरी यूनिट होगी वो बहुत ज्यादा खतरनाक और रूथलेस होगी, और उसके अंदर ज्यादातर अवेकनर्स वो होंगे जिनको गुआंग ने असेंबल किया था, और यही सारे अवेकनर्स उन सभी चीजों के लिए डिटरमाइंड होंगे जिनको बाहर जाके शिकार करना होगा और ज़ॉम्बीज के खिलाफ फाइट करनी होगी, क्योंकि यही सारे अवेकनर सबसे ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। डुआन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि कमांडर लू ने इतनी जल्दी इतनी सारी चीजों को सोच लिया। तभी उन लोगों की नजर डुआन के ऊपर पड़ जाती है और वो उसे वॉर गॉड और हीरो कहते हुए चीयर करने लगते हैं। इससे डुआन काफी ज्यादा शर्मा जाता है, जिसके बाद दोनों आखिरकार रिसर्च लैब तक पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात डॉक्टर जियांग से होती है। इसके बाद डॉक्टर जियांग उन दोनों को अंदर लेके जाते हैं और वो सामने जाके किसी चीज को खोलते हैं, और जब सामने से दरवाजा हटता है तब हम लोग देखते हैं कि डुआन के सामने एक सफेद कलर का क्यूब था, जो कि बिल्कुल उसी तरह का क्यूब था जिसको कमांडर लू ने पहले दिखाया था। हम लोग देखते हैं डॉक्टर जियांग ने इस क्यूब का नाम मेमोरी मेटल रखा था, यानी यादों वाला मेटल। डॉक्टर जियांग डुआन को बताते हैं कि ये मेटल बिल्कुल कमांडर लू की तरह ही है, लेकिन डुआन जैसे ही इसे अपने हवाले करेगा तो फिर ये डुआन की एबिलिटी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। डुआन जैसे ही उस क्यूब को अपने हाथों में लेता है तो फिर वो क्यूब अपनी शेप को चेंज करता है और वो डुआन के लिए डबल डैगर्स में बदल जाता है। डुआन भी इस चीज को ज्यादा देख के हैरान हो जाता है और वो डॉक्टर जियांग से कहता है कि उसे नहीं पता था कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है। इस पे डॉक्टर जियांग आगे से कहते हैं कि ये सब उसके फॉर्मूला की वजह से ही हो रहा है, जिसकी मदद से उन्होंने गॉड आर्मर के ऊपर चेक किया और उसकी मदद से उन्होंने ये चीज बना दी, और इसका सारा क्रेडिट डुआन को ही जाता है। और डॉक्टर जियांग डुआन से कहते हैं कि वो जल्द ही रियून की सेकंड लेयर को खोल देंगे, जिसके बाद डुआन ही होगा जो सबसे पहले उसके अंदर जाएगा। इसीलिए तब तक के लिए डुआन इन वेपन्स का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी के मुताबिक कर सकता है। इसके बाद डुआन उस क्यूब को एक रिंग में बदल देता है और उसे स्टोर कर लेता है। फिर डुआन कमांडर लू से गोल्डी का पता पूछता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर जियांग कमांडर लू से कहते हैं क्या वो उसको ऐसे ही कियानचुन जाने देंगे। इस पे डॉक्टर जियांग आगे से कहते हैं कि उन्हें तो ये लगा था कि डुआन जैसे ही ज़ॉम्बीज को हरा देगा तो फिर वो रेफ्यूजी क्यों
ऊपर या फिर गुआंग की जगह के ऊपर कब्जा कर लेगा और उन सभी लोगों को फोर्स करेगा कि वो सभी लोग डुआन की बहन का पता लगाएं। लेकिन उसने पूरे 1 लाख ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने के बावजूद उनसे कोई भी चीज नहीं मांगी और वो लोग तो उसे गिफ्ट के तौर पे जो भी देना चाहते थे उसे भी नहीं देना चाहता था। लेकिन ज्यादा जोर देने की वजह से उसने ये रख लिया है, इसीलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डुआन चाहे जाए या फिर ना जाए, उन्हें हमेशा उसकी चिंता रहेगी। लेकिन वो लोग डुआन को रोक भी नहीं सकते हैं और उसकी ताकत के साथ उन्हें डुआन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। डुआन गोल्डी के लेके वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसके रास्ते के बीच में जिया आ जाती है, जो कि उससे पूछती है तुम बिना बताए फिर से जा रहे हो। इस पे डुआन आगे से कहता है कि वो इन तरह के सिचुएशन के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन जिया भी डुआन के साथ जाना चाहती थी, लेकिन डुआन उसे साफ मना कर देता है और उसे बताता है कि अगर वो उसके साथ आएगी तो वो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रही है और वैसे भी रेफ्यूजी कैंप की उसको ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो यहाँ पे मैन पावर की तरह काम करेगी। लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही थी। तब तक डुआन वहाँ से जाने के लिए रेडी हो चुका था। इसके बाद जिया डुआन से पूछती है वो लौट के वापस आएगा ना। इस पे डुआन आगे से कहता है कि वो पक्का वापस आएगा। इसके बाद डुआन गोल्डी के साथ अपने ऑफिशियल सफर को शुरू कर देता है। इसके बाद डुआन को हम लोग किन चाओ के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो लगातार ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए जा रहा था। लेकिन उसकी पिछली लाइफ के मुताबिक इस जगह पे पहले से और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो रहे थे और उसे एक तरफ से लगातार सिग्नल आते जा रहा था और डुआन को ये सिग्नल एवोल्यूशन ट्री की वजह से महसूस हो रहा था। यानी कि एवोल्यूशन ट्री को कुछ चाहिए था जो कि उस साइड पे था और डुआन को वहाँ पे जाना पड़ेगा। जिसके बाद डुआन उस रफ्तार की तरफ आगे बढ़ने लगता है और रास्ते के बीच में वो एक बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहा था। डुआन को तो वहाँ पे कुछ भी महसूस नहीं होता है, लेकिन गोल्डी की नाक ज्यादा तेज थी, इसीलिए गोल्डी को आगे कुछ तो महसूस होता है और वो भौंकने लगता है। लेकिन जब डुआन आगे जाके देखता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे कुछ सेवियर्स हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का और एक छोटी लड़की थी जो कि खाना खा रहे थे। लेकिन वो बंदा जैसे ही डुआन को देखता है तो फिर वो डुआन को कुछ और समझ लेता है और वो चाकू लेके डुआन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन डुआन उस हमले को आसानी के साथ डॉज कर लेता है और उस बंदे से कहता है कि देख के हथियार चलाओ भाई, अगर कोई नॉर्मल बंदा होता वो तब तक मर चुका होता। वो बंदा जैसे ही देखता है कि उसने डुआन को कोई और समझ लिया था तो वो तुरंत 90 डिग्री झुक के उसे माफी मांगता है। इसके बाद डुआन उस बंदे को अपने बारे में बताता है और वो बंदा अपना आगे नाम से बताता है कि उसका नाम चेन जी हाओ है। इसके 5 मिनट बाद हम लोग देखते हैं कि चेन जी हाओ अपने बारे में सब कुछ बता देता है। हुआन हुआन की बड़ी बहन जो कि चेन जी हाओ की गर्लफ्रेंड भी थी, उसको कुआंग कैंग के लोगों ने पूरी तरीके से मार दिया और वो मॉन्स्टर के हाथों बेहद दर्दनाक मौत मारी गई। और कैंग और उसके लोग सच में कमीने हैं साले, मन तो कर रहा है गोली मार दूं। जी हाओ के पास सिर्फ अब हुआन हुआन ही बच गई है जिसको वो बचाना चाहता है। लेकिन जी हाओ इतना ज्यादा कमजोर है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का बदला भी नहीं ले सकता है। लेकिन डुआन भी आगे से गुस्से में खोलते हुए कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि ताकतवर होने के बाद खुद को ताकतवर समझने लगते हैं और वो मॉरल्स को छोड़ देते हैं, यानी कि नैतिकता। जी हाओ आगे बताता है कि वो लोग सिर्फ इंसानों का इस्तेमाल मॉन्स्टर को खिलाने के लिए ही नहीं बल्कि वो ज़ॉम्बी को बुलाने के लिए भी करते हैं ताकि वो लोग उस मॉन्स्टर को इंसानों खिला सकें। डुआन को ये बात काफी ज्यादा खटकती है क्योंकि इंसान और मॉन्स्टर डायरेक्ट इंसानों को मार सकते हैं, लेकिन वो लोग तो इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद जब डुआन जी हाओ के कंधे के ऊपर देखता है तब उसके ऊपर प्लांट सीड लगा हुआ था जो कि किसी ट्रैकर की तरह काम करता है और ये प्लांट सीड एक प्लांट मॉन्स्टर का था जो कि अपनी जगह से हिल नहीं सकता है, इसीलिए वो लोगों को भाई अपने होस्ट के तौर पे चुनता है और वो इंसान उसके लिए खाना लेके आते हैं। ये प्लांट टाइम मॉन्स्टर बिल्कुल एक आदमखोर पेड़ की तरह होते हैं जो कि भाई फूल तितली किसी भी चीज को अट्रैक्ट करते हैं और बाद में उसे निगल जाते हैं। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के आने के बाद इस दुनिया के ऊपर जितने भी जिंदा चीजें थी वो सभी ज़ॉम्बीज के अंदर बदल गई। यहाँ तक कि इंसान, मॉन्स्टर, बीस्ट वो सब कुछ और प्लांट्स भी इन्हीं सब चीजों के बीच में आते हैं। वायरस ने सभी चीजों के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन जीन कोर के अलावा भी प्लांट्स टाइप मॉन्स्टर के अंदर कोई चीज माने रखती है तो वो होती है उनकी एनर्जी सोर्स। ऐसा कहा जाता है कि कोई इंसान चाहे उसकी हड्डियां पसलियां कुछ भी टूटा हो लेकिन वो सांस ले रहा हो और अगर मॉन्स्टर टाइप प्लांट टाइप मॉन्स्टर की लाइफ एसेंस की एक बूंद उसके ऊपर डाल दी जाए तो फिर वो फिर से खड़ा हो सकता है और इवॉल्व करने लगेगा। और यह अफवाह जैसे ही फैलने लगी तो फिर कई सारे लोग उस प्लांट टाइप मॉन्स्टर का शिकार करने लगे। लेकिन डुआन के लिए ये काफी अच्छी बात है कि उसका सामना इतनी जल्दी एक प्लांट टाइप मॉन्स्टर के साथ हो रहा है। इसीलिए अगर डुआन को उस प्लांट टाइप मॉन्स्टर का एसेंस मिल जाता है तो फिर डुआन आसानी के साथ किंचुआन जा सकता है बिना किसी भी दिक्कत के। इसके बाद डुआन उन लोगों से कहता है कि वो लोग यहाँ पे सेफ नहीं है, वो जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे क्योंकि इसके हाथों के अंदर जो सीट फंसा हुआ है उसकी मदद से उन्हें उनकी लोकेशन के बारे में पता चलते रहता है। लेकिन डुआन उन लोगों से कहता है कि वो यहाँ पे खड़ा रह के सब कुछ देखेगा ही नहीं, वो उन लोगों की मदद करेगा उन सभी कमीनों को जान से मारने में। लेकिन सिन्हा को डुआन की चिंता होने लगती है और वो आगे से उसे समझाने लगता है कि कैंग के लोगों के पास
पास गन्स ही नहीं है बल्कि एबिलिटीज भी हैं। लेकिन डुआन आगे से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये सेट तुम्हारे हाथों में जब तक लगा हुआ है वो तुम्हारा पीछा हमेशा के लिए करते रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को अभी के लिए आराम करना है और उन्हें आने दो जो वो करना चाहते हैं। और डुआन भी उसकी फीलिंग्स को समझता है, क्योंकि वो भी ताकतवर न होने की वजह से अपनी बहन को खो चुका है, इसीलिए वो उनकी मदद करना चाहता है। इसके बाद अगला सीन 1 घंटे बाद का होता है। हम लोग देखते हैं कि कैंग के लोग वहाँ पे आते हैं, और वो लोग जैसे ही आते हैं तो वो जिन साओ के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारते हैं, जिसके बाद उन लोगों की नजर डुआन के ऊपर पड़ती है और वो लोग डुआन को भी अपने साथ लेके जाते हैं। तो हम लोग अभी के लिए इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आगे कुछ चीजें होने वाली हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है एक लड़का होने के तौर पे तुम भी इस चीज से नफरत करते होगे, क्योंकि आगे रेप सीन है और मैं उस कमीने को मरते हुए देखना चाहता था। इसीलिए बाय बाय।